Hello dear students, a very welcome to all of you. I am Ritu, PGT Computer Science in GSSS शाहबाद. Dear students, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है C++. C++ is a high level programming language. तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसे हमें क्यों पढ़ना है. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. एक बार मैं और मेरे स्टूडेंट्स आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम, कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल मशीन. ये बहुत सारे काम कर सकता है. मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है. कंप्यूटर इज रियली अ वेरी पावरफुल मशीन. फिर मैंने उनसे कहा कि इतनी पावरफुल मशीन है, बट क्या तुमने एक बात नोटिस की कि कंप्यूटर कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता. हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. उन्होंने कहा ओके मैम. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं. तो चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हम किसी को भी इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकते हैं. चलिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ, कुछ पूछती हूँ आपसे. केमोन आछे, समझ में आया? नहीं? चलो मैं फिर से ट्राई करती हूँ. हाउ आर यू, अभी समझ में आया? आ गया? तो क्या डिफरेंस था? पहले आपको समझ में नहीं आया और अब समझ में आ गया. पूछा तो पहले भी मैंने हाउ आर यू ही था, बट डिफरेंस किस चीज का था? भाषा का, लैंग्वेज का. पहले जो भाषा मैंने इस्तेमाल की वो आपको नहीं आती थी, और जो बाद में मैंने यूज की वो आपको आती थी. तो यहां से शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है कि इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में देनी है. जो भी लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आ जाए उसी भाषा में इंस्ट्रक्शन दे दीजिए. तो अब जो सवाल था कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आए उसमें हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं. अब अगला सवाल ये है कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है. कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. तीन लैंग्वेजेस समझ में आती है? नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, और ये तीनों एक ही लैंग्वेज के नाम है. मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. तो क्या आज हम लोग मशीन लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम पढ़ेंगे C++. तो इस सवाल का जवाब अभी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी कि मशीन लैंग्वेज ना पढ़ के हम C++ क्यों पढ़ रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है.
सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेज जिनका यूज हम प्रोग्राम्स लिखने के लिए करते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं जिन लैंग्वेजेस का यूज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं उन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसमें आती है C++, जावा, पाइथन। बट आज हमने पढ़नी है क्या? C++। सो C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे किसने बनाया था? बजार्नी स्ट्राउस्ट्रप, जो कि एक PhD स्टूडेंट थे। जब वो अपनी PhD कर रहे थे, 1980s की बात है, ये वो टाइम था जिस टाइम पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही थी और जा रही थी, मतलब कि नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आती है और ऑब्सोलीट हो जाती है। बट बजार्नी स्ट्राउस्ट्रप क्या देखते हैं, एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि आई तो है बट गई नहीं, जिसको 20 इयर्स से प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं। तो बजार्नी स्ट्राउस्ट्रप ने क्या किया, उस लैंग्वेज में कुछ फीचर्स ऐड कर दिए उस लैंग्वेज को और इम्प्रूव करने के लिए। और जो फीचर्स ऐड करने के बाद लैंग्वेज बनी उसी को कहते हैं C++। अब वो लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें कि बजार्नी स्ट्राउस्ट्रप ने अपने फीचर्स ऐड किए थे? उसे हम कहते हैं C लैंग्वेज। C लैंग्वेज। C++ को हम सुपर सेट भी कहते हैं C लैंग्वेज का। क्यों कहते हैं सुपर सेट? क्योंकि जो C के फीचर्स हैं वो तो C++ में है ही, और C++ में अपने भी कुछ फीचर्स ऐड हो गए हैं। अब वो फीचर्स कौन से हैं जो कि न्यूली एडिड है? उनमें आता है हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इन सब फीचर्स को हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे क्लासेस है एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये 1980s की बात थी जब बजार्नी स्ट्राउस्ट्रप ने इस लैंग्वेज को बनाया। तो क्या आज भी इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है कि आज ही ऑब्सोलीट हो गई है? नहीं, आज भी C++ बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं। बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, वेब ब्राउज़र्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, वीडियो गेम्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हमें स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जिनमें अगर वो स्पीड ना हो तो उनका मज़ा ही ख़राब हो जाता है। एम्बेडेड मशीन्स होती हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ पे हम C++ को यूज़ करते हैं। फोर्थ मोस्ट यूज़ होने वाली लैंग्वेज है C++ पूरे वर्ल्ड में। अब बात आती है कि क्या 1980s के बाद कोई अपडेट्स नहीं हुए C++ में? तो ऐसा नहीं है। जो ये रिसेंट जो मेन अपडेट्स हैं C++ के, वो है C++ 11, 14 एंड C++ 17। चलिए हम फिर से अपने उसी सवाल पे आ जाते हैं जिसमें हमें ये चीज पता चली थी कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। फिर हम C++ क्यों पढ़ रहे हैं और ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज की जगह C++ में या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट से एक बार फिर पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि सपोज कीजिए मैं किसी ऐसी जगह पे चली जाती हूँ जहां की भाषा मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं कैसे समझूंगी कि वहां के लोग मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती, उन्हें मेरी समझ में नहीं आती। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मैम गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर लीजिए। दूसरे ने जवाब दिया मैम ह्यूमन ट्रांसलेटर को भी यूज कर सकते हो, जिसे वो दोनों भाषाएं आती हो, आपकी भी और उस जगह के लोगों की भी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, वी कैन यूज ट्रांसलेटर्स। शायद हमें अब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हम C++ में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम कैसे लिख पा रहे हैं? हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेटर का। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और किस तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था कि इनिशियली हमने अपने प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। शुरू में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में ही देते थे। हम अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में ही लिखते थे। तो हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें कोड को लिखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। हर चीज को 0-1 की फॉर्म में लिखना बहुत डिफिकल्ट है। सिंबल्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, हर चीज को 0 और 1 की फॉर्म में लिखना। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपने कोड को लिखना असेंबली लैंग्वेज में, और इसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कोड को लिखना थोड़ा इजी हो गया। अब हम न्यूमोनिक्स यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए ऐड न्यूमोनिक्स यूज होता था, ADD। माइनस करने के लिए सब, SUB। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL। डिवीजन के लिए DIV। तो ये न्यूमोनिक्स हम यूज करने लगे। 0-1 से हर चीज को 0-1 की फॉर्म में लिखने से ये काफी इजी था, बट उतना भी आसान नहीं था। फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिन्हें हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें से C++ को आज हमने
थोड़ा सा डिस्कस किया। अभी ये चीज तो हमें पता चल गई कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को किस तरीके से लिख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, उसे तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। बट क्यों लिख पा रहे हैं, उसका आंसर आप लोगों ने ही दिया था कि हम ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर एक क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसे कहते हैं सोर्स कोड। और ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो मशीन कोड होता है, ऐसा कोड जो कंप्यूटर को समझ में आता है, उसे कहते हैं मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। ओके, सो 3 तरह के ट्रांसलेटर आज हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर्स, सबसे पहले है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, तो एज द नेम स्पेसिफाइज, ये क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा, किसका, असेंबली लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में। जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, वो भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आती थी, उसको हम विद द हेल्प ऑफ असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो कंप्यूटर को समझ में आ सके। असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया था, असेंबलर में हम न्यूमोनिक्स यूज करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है IN, सब आई, आउट, दीज आर न्यूमोनिक्स। और उसको असेंबलर ने 001 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 0101 की फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर C++ का कोड है, उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में 0101 की फॉर्म में। मैं आपको आगे दिखाऊंगी C++ का कोड कैसा दिखता है। ये देखिए, कंपाइलर ने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। इंटरप्रेटर भी यही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर भी वही कर रहा है और इंटरप्रेटर भी वही कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से तो दोनों सेम हुए, बट नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, compiler scans the entire program and translate the whole of it at once, जबकि interpreter translates just one statement at a time। देखिए, कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बारी में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। इसी की वजह से इसका नेक्स्ट डिफरेंस है, चूंकि कंपाइलर ने
पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर दिया, तो जब एक बार कन्वर्जन हो गई, एक बार हमें मशीन कोड मिल गया, तो उसके बाद कंपाइलर की नीड खत्म। फिर उसके बाद हमें कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं है। Once translated, the compiler is not needed. जबकि इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता। जब तक हम अपने सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब तक इंटरप्रेटर की जरूरत हमें पड़ती है। कंपाइलर पूरे कोड को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। एक बार कोड कन्वर्ट हो गया, कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं है। मशीन कोड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब तक इंटरप्रेटर की जरूरत हमें रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, हमने अपने दोनों सवालों के जवाब हमें यहाँ पे मिल चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, सो दैट कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे काम कर सके। अब हम बात करते हैं कि जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं C++ में, तो एक C++ के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए और दूसरा कंपाइलर। कंपाइलर तो जरूरी चाहिए हमें, क्योंकि C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। So, two things are required, one editor and the second one is compiler. या फिर हम IDE को भी यूज कर सकते हैं। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE हमें दोनों चीजें एक साथ प्रोवाइड कर देता है, टेक्स्ट एडिटर भी और कंपाइलर भी। हमें अलग अलग से दोनों चीजों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये मैंने कुछ ऑफलाइन IDE के नाम लिखे हुए हैं: टर्बो C++, कोड ब्लॉक्स, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो और डेव C++। आप इनमें से किसी भी ऑफलाइन IDE को यूज कर सकते हैं। पहले हम इन्हें डाउनलोड करना होता है, फिर इन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। बट अगर हम ऑफलाइन IDE को इंस्टॉल या यूज नहीं करना चाहते, तो हम अपने C++ प्रोग्राम को ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। ये कुछ ऑनलाइन IDEs के लिंक है: onlinegdb.com, second one is programmers.com, third is tutorialspoint.com and fourth one is codechef.com। और भी बहुत सारी है। चलिए हम इनमें से किसी एक का यूज करना सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने प्रोग्राम को, C++ प्रोग्राम को अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब कहीं पे भी रन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन C++ कंपाइलर। उसके बाद ये देखिए, आपको सबसे ऊपर ही onlinegdb.com एक ऑनलाइन C++ कंपाइलर का लिंक मिल गया है। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे देखिए, ये कुछ लिखा आ रहा है: #include iostream using namespace std int main cout hello world return 0, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दिया।
ये एक सिंपल C++ प्रोग्राम है। इसी को मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे रन कर सकते हैं। आप ये ऊपर देखिए, ये रन का बटन है, या फिर आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर दीजिए या फिर F9 को प्रेस कर दीजिए। मैं रन पे क्लिक करती हूँ और देखिए ये इस प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है। क्या लिखा आया? हेलो वर्ल्ड। हम इस प्रोग्राम में कुछ और चेंजेस कर देते हैं। मैं लिखती हूँ हेलो स्टूडेंट्स, आर यू enjoying learning C++? फिर से इसे रन करती हूँ। ये देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू enjoying learning C++? अब ये हमारी आउटपुट आ गई है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और कोड बनाना सीखेंगे C++ की। देखिए, ये वही सैंपल C++ प्रोग्राम है जो कि हमने रन करके देखा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़े। अभी आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। C++ बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, थैंक यू।